तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात करी थी कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, इसके बावजूद हम लोग कार्बन के लिए पूरी की पूरी बुक क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है, इसीलिए क्या है हमारे लिए ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन किया था। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लेकिन प्रिपरेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग को पढ़ने होंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th का कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को 11th का एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जीओसी का, दैट इज न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात करो तो न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग। मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस को देखकर फाइल हो जाते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियस को जो प्यार करते हैं उसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, या वो लोग अट्रैक्ट करेंगे जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या वो अट्रैक्ट करेंगे जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। इज दैट क्लियर। अब न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। न्यूक्लियस में चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव करेगा। OH माइनस हो गया, जैसे कि Cn नेगेटिव हो गया, जैसे कि आपका Br माइनस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि न्यूट्रल में अमोनिया हो गई, ये भी न्यूक्लियोफाइल की जैसा बिहेव करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर भी न्यूक्लियोफाइल की जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। जैसे कि हम लोग बात करें अमाइंस की, हम प्राइमरी अमाइन लिख दे रहे हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। इसके अलावा हम बात करें हाइड्राइड भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। इसके अलावा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैकिंग रिएजेंट है। ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए अटैकिंग रिएजेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बताइए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग E+ से। न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Nu- से। कैसे करते हैं, Nu- से। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव। कौन करेगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, जैसे कि Br+, Cl+, जैसे कि आपका CH3+, जैसे कि CH3CO+, जैसे कि NO2+। ये सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि H+,
ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हम लोग आगे की रिएक्शंस में यूज करने वाले हैं, वो वही मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, रीमन डीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है। क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है। इसके अलावा जैसे कि BF3, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कि AlCl3, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि BF3 के पास आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो BF3 को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का बेसिक मतलब ये होता है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डेफिशिएंसी। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डेफिशिएंसी। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा। भाई जिसको चाहिए वही तो फिर लगेगा ना। बात समझ में आ रही है? देखिए इधर समझिए। अगर हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स पढ़ना है तो जाहिर सी बात है हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे या एल्कीन से बनाएंगे या और भी किसी और कंपाउंड से हेलोएल्केन्स या हेलोएरिन्स को बनाएंगे। अब उसके लिए क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा कि भाई अगर पुराना वाला जाएगा तभी तो नया वाला आएगा। अब पुराना वाला जाएगा, नया वाला आएगा, तो आएगा जाएगा कैसे, उसकी बात हमें करनी पड़ेगी। क्या कि बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा था कि बॉन्ड को ब्रेक कितने तरीके से किया जाता है, 2 मेथड से किया जाता है। एक होता है आपका क्या, होमोलिसिस, और एक होता है आपका हेटेरोलिसिस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो सिर्फ 2 तरीकों से ब्रेक होता है। एक होता है आपका क्या, होमोलिसिस, एक होता है आपका होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिशन बोलते हैं। अब क्या है, देखो ध्यान से समझो। अगर A और B के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना था तो A ने और B ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी थी अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो, और उसके बाद क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस बॉन्ड को तोड़ना। अब 2 लोगों के बीच में रिश्ता टूट रहा है तो उसमें कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा झगड़ा ही करें। एक स्टेज के बाद हो सकता है कि दोनों लोग म्यूचुअली सेपरेट हो जाए कि भाई साथ में नहीं रह पा रहे, कई सालों तक ट्राई करते फिर उनको लगा कि भाई अब आप हमारे लिए नहीं बने हो और अब म्यूचुअली अलग हो जाए। तो होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि म्यूचुअली अलग हो जाते हैं। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बाद जो स्पीसीज बनती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और जो ये बन रही हैं इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए जो है रिश्ते तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लड़े रहो, आराम से म्यूचुअली भी अलग हो सकते हैं ज़्यादा दिन रहने के बाद अगर दिक्कत आ रही है तो। इज दैट क्लियर? एक स्टेज ज़्यादा सब कुछ जानने के बाद फिर लगता है कि अलग ही हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है, फिर रोज ही लड़ाई होने लगती है। तो इट इज़ बेटर टू कि आप होमोलिटिक फिशन करें ना कि हेटेरोलिटिक फिशन करें। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब फ्री रेडिकल जो बन रहे हैं, जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, वो इंटरमीडिएट किन किन कंडीशन में बनते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप पेरोक्साइड यूज कर रहे हो, जब कभी भी आप पेरोक्साइड अगर यूज कर रहे हो रिएक्शन में, तो उसमें ज़्यादातर जो है होमोलिटिक फिशन होता है। ज़्यादातर क्या होता है, होमोलिटिक फिशन। पेरोक्साइड क्या होता है, जब OO के लिंकेज बनी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरोक्साइड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लो, अभी हम लोग क्रास इफेक्ट में इसे एक्सप्लेन करेंगे। वो ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होगा या कहें कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उस केस में भी क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल ही बनते हैं। उस केस में भी क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल ही बनते हैं। अब हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, केवल मैं छू के वापस आ जा रहा हूँ। जितने चीज़ की हमें ज़रूरत है उतनी चीज़ पे फोकस करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ
फ्री रेडिकल की बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। अगर हम बेंजोइल से चालू करते हैं तो सबसे ज्यादा बेंजोइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। ये क्या है हमारा बेंजोइल फ्री रेडिकल, दिस इज बेंजोइल फ्री रेडिकल। उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद होगा आपका एलाइलिक। उसके बाद क्या होगा एलाइलिक, ये है आपका एलाइलिक, ये क्या है आपका एलाइलिक। इसके बाद आते हैं आपका 3 डिग्री, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल हो उससे डायरेक्ट अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिग्री बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिग्री बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके क्या 2 डिग्री। उसके बाद क्या आते हैं 2 डिग्री। ये आपका है सेकेंडरी फ्री रेडिकल या 2 डिग्री। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं सेकेंडरी कह रहे हैं या 2 डिग्री कह रहे हैं। इसके बाद आता है आपका प्राइमरी। इसके बाद क्या आता है प्राइमरी, और उसके बाद आता है 1 डिग्री कहेंगे या इसे। उसके बाद आता है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद क्या आता है मिथाइल फ्री रेडिकल आता है, और उसके बाद आता है आपका विनाइल। उसके बाद क्या आता है विनाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद क्या आता है विनाइल फ्री रेडिकल, और विनाइल के बाद आते हैं आपके सबसे खराब होते हैं कौन से फिनाइल फ्री रेडिकल। सबसे खराब कौन से होते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल। सबसे खराब होते हैं आपके फिनाइल फ्री रेडिकल। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। अब देखो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो आपका बेंजाइलिक है और एलाइलिक है, इसकी स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन की जाती है रेजोनेंस से एक्सप्लेन की जाती है। किससे की जाती है रेजोनेंस से। इनके अंदर रेजोनेंस है इसलिए ये लोग क्या है ज्यादा स्टेबल है। और इनकी स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन की जाती है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बताइए हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन से इसे हम लोग प्लस एच इफेक्ट भी बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे प्लस एच इफेक्ट भी बोलेंगे। इज इट क्लियर? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं जो आपका फ्री रेडिकल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किस बात पर डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। किस पे डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। किस पे डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब एक चीज समझो कि अल्फा बीटा क्या होता है। जैसे कोई कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन कहलाता है। और अल्फा से जुड़े हुए क्या कहलाते हैं अल्फा से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और बीटा से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। आगे बीटा से जो जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे गामा कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे याद कर लो कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा। अल्फा से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा बीटा, और बीटा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा गामा कहलाएगा। क्या कहलाएगा गामा। अब एक चीज और जान लो कि आखिर एलाइलिक हैलाइड्स क्या है। एलाइलिक हैलाइड्स, क्योंकि हम लोग वहां पर एलाइलिक यूज कर रहे थे, तो एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं जब डबल बॉन्ड से, याद रखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, जब डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़कर अगर हाइड्रोजन लगा होगा, एक कार्बन छोड़कर अगर हाइड्रोजन लगा होगा, तो ये वाला कार्बन जो ये वाली पोजीशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है एलाइलिक पोजीशन। अगर इसी को हम लोग साइकिल में ले लें तो देखो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा एक कार्बन छोड़कर, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। इस तरीके से ये वाली पोजीशन भी क्या कहलाएगी एलाइलिक पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी एलाइलिक पोजीशन कहलाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे विनाइल की बात करता हूँ, अगर मैं विनाइल हैलाइड की अगर बात करूँ तो विनाइल हैलाइड क्या होगी जब डबल बॉन्ड के सीधे हेड पे, जब डबल बॉन्ड के सीधे हेड पे एक्स लगाओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही अगर हाइड्रोजन लगाओ या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे विनाइल कहेंगे। अगर यहाँ पर एल्कोहल लगा होता तो विनाइल एल्कोहल कहलाएगा। अगर यहाँ पर एक्स लगा हुआ है तो ये विनाइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा लेकिन एलाइलिक और विनाइल जो टर्म है वो एलिफेटिक के लिए होता है, एरोमेटिक के लिए नहीं होता। ये एरोमेटिक के लिए नहीं होता। यही अगर आप बेंजीन ले लेते हो, यही अगर आप बेंजीन ले लेते हो तो वहां पर आ जाता है बेंजाइल। अगर आपको याद हो
बार बार मैं बता रहा हूँ कि बेंजाइल पे कई लोग गलत करते हैं, और यहाँ पे समझना, बेंजीन के बाद एक कार्बन छोड़कर अगर X लगाओ, बेंजीन के बाद एक कार्बन छोड़कर अगर X लगाओ, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड बेंजाइलिक पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड बेंजाइलिक पोजीशन। और लेकिन अगर बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन लगा हुआ हो, अगर डायरेक्ट हैलोजन लगा हो, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड्स। इज इट क्लियर? यस सर। कई लोगों को ये लगता है कि क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड है, नहीं, क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड नहीं है। ध्यान से समझो, इधर देखो, अगर आप बेंजीन से डायरेक्ट Cl लगा हुआ है तो ये क्लोरोबेंजीन होगी, ये क्या होगी? क्लोरोबेंजीन होगी। और बेंजीन से एक कार्बन छोड़कर अगर हैलोजन लगाओ, अगर बेंजीन से एक कार्बन छोड़कर अगर यहाँ Cl लगाओ, तो इसे बोलेंगे हम लोग बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, उनको लग रहा है कि क्लोरोबेंजीन ही बेंजाइल क्लोराइड है, ऐसा नहीं है। अगर बेंजीन के बाद एक कार्बन छोड़कर अगर हैलोजन लगा होगा तो वो वाली पोजीशन कहलाएगी बेंजाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर? तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा? होमोलिटिक फिशन, या ये कहें कि सिमेट्रिकल फिशन, कि भाई जब दोनों लोग अलग हो रहे हैं तो अपने अपने गिफ्ट वापस कर दे रहे हैं। अगर आपने वो वाली मूवी देखी है रोबोट, तो रोबोट में होता ना कि वो सब एक दूसरे से अपने गिफ्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, तो अलग हो रहे हैं, हमने जो गिफ्ट दिया हमारे वापस करो और उनके गिफ्ट वापस करो, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। जैसे आमिर खान और किरण राव का सेपरेशन हुआ तो म्यूचुअल सेपरेशन हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ पर सिमेट्रिकल फिशन हुआ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमेट्रिकल फिशन हो सकता है कि अनसिमेट्रिकल फिशन भी हो सकता है। और अनसिमेट्रिकल फिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल फिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन या इसी को हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल फिशन। अनसिमेट्रिकल फिशन, अनसिमेट्रिकल फिशन। अब देखो क्या हो जाए, हमने अभी बताया ए और बी में ज्यादातर दो लोगों के बीच में अगर रिश्ता होगा निखिल, तो कोई ना कोई डोमिनेट करेगा। अब निखिल परेशान रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट वाले डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एम्बिग्यूअस निकालना है तो अलग तो होना पड़ेगा, लेकिन जब अलग होंगे तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होगा? वो बी लेकर चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज हायर देन ए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बी के साइड ज्यादा है। तो अब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो कैसे ब्रेक हो रहा है कि बी अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जा ही रहा है, साथ में ए का भी लेके चला गया। तो इससे क्या हुआ? बी के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कोई लोग कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन दो दिखा रहे हो, नेगेटिव चार्ज एक दिखा रहे हो, क्योंकि एक इसके खुद का इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? और ए का तो सब कुछ चला गया, दिल तोड़ के चला गया, तो इसके पास क्या है? सिर्फ दुख बचेगा। और दुख, पेन और दर्द को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो है दिल भी चला गया। इज दैट क्लियर? तो ये जो बना इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग केटायन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केटायन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जांपल ले लें एक, जैसे कि CH3Cl, तो आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि क्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगी और C के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस। तो ये जो प्लस चार्ज आया है C के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो एक तो केटायन है और ये कार्बन का केटायन है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि यही इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है एक। और इसी तरीके से अगर मान लो कि CH3Cu था और इस तरीके से ब्रेक होगा तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे और अब जाकर जो बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कॉपर तो प्लस होगा ही होगा। और ये जो बन रहा है, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये क्या है? ये आपका एनायन है। ये क्या है? एनायन है।
लेकिन कार्बन का एनायन है तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे कार्बो एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। यानी जब हम लोग हाइड्रोलिटिक फिशन करेंगे तो दो इंटरमीडिएट बनेंगे। क्या बनेंगे? दो इंटरमीडिएट बनेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा जो हमारी रिएक्शन होगी उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन और कार्बो। इज दैट क्लियर? नोट करिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फिशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A से, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्टेड है? B के साइड शिफ्टेड है। नॉर्मल रिश्तों को जैसा है कि भाई कोई ना कोई तो डोमिनेट करेगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि A और B के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो ही कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन बनेंगे। ये क्लियर कर लो। ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसी बन रही है। कंडीशन जैसी होगी उसी के हिसाब से हमारे इंटरमीडिएट बनेंगे। उसी के हिसाब से हमारे क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट बनेंगे। यहाँ पर निखिल को जो है वो छोड़कर चले गए। निखिल बोलता रहेगा कि हमें छोड़कर जाओगे, बड़ा पछताओगे, और वो छोड़कर चलेगा कि खुद ही पछता रहा और इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके चलेगा। इज दैट क्लियर? अपना तो लेके गए, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। बाद में फिर इसको दर्द फील हुआ, अरे ये तो छोड़ के चले, मैं तो मजाक कर रहा था। इज दैट क्लियर? तो आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके पास क्या है? दुख है, दर्द है और पेन। इज दैट क्लियर? अब हम लोगों को समझना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है? मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है या IIT JEE के लिए मैं 12th पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऑर्डर होता है। अब उन ऑर्डर के बारे में डिस्कशंस अगर आपको समझना है तो GOC वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? तो अगर आप 11th लेवल पे नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो अगर किसी भी कार्बन से 3 बेंजीन जुड़ी हुई है लाइक दिस, इस तरीके से अगर 3 बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसी से 2 जुड़े होंगे, तो 2 का और ज्यादा होगा, कम होगा। इस वाले से कम होगा क्योंकि यहाँ 3 बेंजीन है और यहाँ पर 2 बेंजीन है। इसके आगे, इसके बाद जो आएगा वो आएगा 3 की रिंग वाले लाइक दिस, ये इसकी स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद आपका आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद आता है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। नीट में सीधे क्वेश्चन आएगा इससे, याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन के बाद क्या आता है? बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या आता है? बेंजाइल, इसका वाला सिंगल वाला पार्ट, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। और बेंजाइल कार्बोकेटायन के बाद कौन आता है? एलाइलिक। कौन आता है? एलाइलिक कार्बोकेटायन। और एलाइलिक कार्बोकेटायन के बाद आते हैं आपके 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कौन से आते हैं? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन के बाद कौन से आते हैं? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। किसके आते हैं? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन के बाद आता है आपका मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन के बाद क्या आता है? विनाइल कार्बोकेटायन। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या होता है? फिनाइल कार्बोकेटायन, जब बेंजीन पे प्लस चार्ज आ जाए। ये हमारा क्या है? फिनाइल कार्बोकेटायन है। तो अब सवाल ये पूछा जाता है क्या इससे भी कोई ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल, इसका 2 वाला। ये थोड़ा हाई लेवल की बातें हैं लेकिन आपको समझनी होगी, सीधे क्वेश्चन आएंगे इस पे। ये इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर आप इसमें 3 ऐड कर दें तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इनके पास क्यों ये ज्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनके पास डांसिंग रेजोनेंस है। क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। उल्टा लगा दिया था मैंने, ये हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। ये फिर ये इसमें एक 7 की रिंग वाला भी आता है यहाँ पर, अगर आप उसे ध्यान दें कुछ इस तरीके से।
तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कंपटीशन में सीधे टिक मार सकते हैं लाइक दिस। ये एरोमेटिक है, अगर आपको ध्यान हो हकल रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसके बाहर आपके किसी भी पेपर में नहीं आने वाला। इज दैट क्लियर? इनके स्टेबिलिटी का जो रीजन है वो क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। अब वो क्या है वो अलग बात है, ऑर्बिटल लेवल पे रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है। इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है आपका एरोमेटिसिटी, और इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिंपल है, सिंपल रेजोनेंस। रेजोनेंस को हम लोग अगर आपको याद हो तो प्लस एम, ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, एम इफेक्ट भी कहते हैं। अब वो प्लस एम भी हो सकता है और माइनस एम भी हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पर आर भी यूज होगा, प्लस आर भी यूज करेंगे, माइनस आर भी यूज करेंगे। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये टर्म यूज करने वाले हैं। हाइपर कंजुगेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लस एच। रेजोनेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे प्लस आर और माइनस आर। और अगर बेंजीन के साथ वही रेजोनेंस होगा तो उसे प्लस एम या माइनस एम बोलेंगे। तो मैं अगर ये टर्म यूज करूंगा तो ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो ये होता है। अब एक चीज ध्यान दो आप कि कार्बोकेटाइन के पास क्या है? कार्बन की डेफिशिएंसी है भाई, निकल कर तो दिल्ली लेकर चली गई वो। अब ये परेशान है, और अगर परेशान के अलावा इसको और परेशान कर दिया जाए कि ये ऑलरेडी बहुत परेशान है कार्बोकेटाइन, और इसका एक दोस्त है जो इसे और जलील करता रहता कि तू तो गड्ढा है, तू तो छोड़ के चली गई, मैं तुझे समझा रहा था। और ऐसे दोस्त कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इसे और परेशान कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड क्या कर रहा है? खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा कार्बोकेटाइन से तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाएगा। स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो ये प्लस चार्ज की इंटेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कि भाई ऑलरेडी ये दर्द में है और ऐसे दोस्त है जो इसको और परेशान कर रहा है, चढ़ा रहा, ठीक है, तो ये और परेशान हो जाएगा। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? घटा देगा। स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते कौन से हैं? माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, निकल से कुछ ऐसा दोस्त लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो इसको समझाए कि कोई बात नहीं, वो छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, पुराना जाएगा नया आएगा, चल आज चल घूमने चलते हैं, ठीक है, चला चल के जो पब चलते हैं, थोड़ा पी पा के आते हैं, दर्द की तरह चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसा दोस्त अगर इसे समझाएगा तो ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर रहा है। ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटेगी। एक बात और यहाँ पर है क्या कि जैसे मान लो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले की बात करें, इनकी अगर मैं इनको अलग से ले लेता हूँ, बोर्ड में नहीं बची, अगर मैं यहाँ पे अलग से ले लूँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि नहीं? बताओ भाई। 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री है और फिर 1 डिग्री। तो अगर मैं 3 डिग्री 2 डिग्री के स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर ये इंसर्शन है तो रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एच इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस एच इफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा प्लस आई इफेक्ट, इसके अलावा प्लस आई इफेक्ट भी रीजन होता है जिससे कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपको इस फॉर्म में भी याद रखना होगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा और उनके रीजन क्या है, क्योंकि एक्सेशन रीजन भी क्वेश्चन पूछा जाना, तो वो आप हर तरीके के एग्जाम में आने लगा है। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आने लगा है, नीट में भी आने लगा है, जेई में आता ही है और एडवांस में तो पहले से ही आता है। इज दैट क्लियर? तो ये है आपके कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा ये वाले होंगे, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले, और ये ऑर्डर होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। नोट कर लीजिए।
पढ़ना है जिसके लिए हम लोग आए हुए थे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की जरूरत उतना नहीं पड़ेगी, जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पर बता देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली थी और फ्री रेडिकल की, क्योंकि ज़्यादातर जो रिएक्शंस है वो क्या है, इन्हीं इंटरमीडिएट्स के थ्रू जाती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, या इसी को IUPAC में कहेंगे हेलो एल्केन्स। क्या कहेंगे? हेलो एल्केन्स, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन उन बेसिक्स की जरूरत थी हमें, तो उसके बिना काम चल नहीं पाता। अब उसमें सबसे पहला आता है आपका फ्रॉम एल्कीन, और फ्रॉम एल्कीन आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को बोला जाता है, फ्रॉम एल्कीन। और उसमें भी सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ए पार्ट, दैट इज व्हाट, मार्कोनिकॉफ रूल। इज इट क्लियर? मार्कोनिकॉफ रूल में देखो क्या होता है। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो अब अगर यहाँ पर मिरर रखोगे तो आप देखोगे कि इधर अलग ग्रुप लगा हुआ है और इधर अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो एल्कीन होगी वो क्या होगी? अनसिमेट्रिकल होगी। ये क्या होगी? अनसिमेट्रिकल होगी। और अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, HX से कराते हैं, किससे कराते हैं? HX से कराते हैं। दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन हैलाइड। किससे कराते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड से। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या लेंगे? हम लोग लेंगे HCl, HBr और HI। HF नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है? HF को नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। आपको याद रखना होगा कि फ्लोरीन क्या है? फाड़ू। फ्लोरीन क्या है? फाड़ू। ये क्या करेगी? एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देती है। तो जो पर्पज है वो पर्पज पूरा नहीं हो पाता। तो अगर हम लोगों को फ्लोरो एल्केन बनाना है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल मेथड पढ़ेंगे, स्वार्ट्स मेथड। क्या पढ़ेंगे? स्वार्ट्स मेथड पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर आप देखोगे HX जब ब्रेक होगा तो HX ब्रेक होगा किसमें? H+ और X-। इसमें ब्रेक होगा H+ और X- में। मार्कोनिकॉव ने क्या कहा? मार्कोनिकॉव ने ये कहा कि HX का जो X- है, वो डबल बॉन्ड के, याद रखना जो कुछ होने वाला है वो डबल बॉन्ड के साथ होने वाला है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मिनिमम हाइड्रोजन हो। जिसके पास क्या हो? मिनिमम हाइड्रोजन हो। और ये कंपैरिजन जो होना है वो केवल डबल बॉन्ड से होना। इधर क्या लगा है, इधर क्या लगा, उससे कोई लेना देना नहीं। इज दैट क्लियर? अब X- उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मिनिमम हाइड्रोजन हो, और H+ उसके पास जाएगा जिसके पास क्या हो? एक्सेस हाइड्रोजन। जिसके पास क्या हो? एक्सेस हाइड्रोजन। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। याद रखना होगा आपको, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, this reaction is an example of what? इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है? H+। हम लोग इसके मैकेनिज्म पे भी जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म। अगर हम नीट और जेई लेवल की बात करते हैं तो वही क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम लोग बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद नीट और जेई लेवल पे लेके जाएंगे। काफी बड़ा टॉपिक होगा ये, क्योंकि वहां पर हम लोग को ये भी देखना होगा कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसके साथ साथ इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या बनता है। क्या बनता है? रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकेटाइन, गोज थ्रू कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन
मैकेनिज्म। और अभी हम लोगों ने अगर ध्यान दिया हो आपने तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोकेटाइन नहीं पढ़ा। तो कार्बोकेटाइन के पास रीअरेंजमेंट करने की प्रॉपर्टी होती है, ये आत्मनिर्भर है, खुद को स्टेबल खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, खुद को बेहतर करते रहना चाहिए, ये सीखने को मिलता है कार्बोकेटाइन से कि अगर इनको मान लो कि मौका मिल गया तो हमेशा क्या रहेगा कि खुद को स्टेबल कर लेंगे, खुद को बेहतर कर लेंगे, तो इवॉल्व करते रहना चाहिए। तो अब बहरहाल यहाँ पर आते हैं, तो जब x माइनस इससे जुड़ेगा और x प्लस इससे जुड़ेगा तो देखो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 से H जुड़ गया तो यहाँ 3 आ गए, H और CH से X जुड़ गया और फिर ये CH3 तो लगेगा ही लगेगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं इसको और करके अगर लिखूं तो वो हो जाएगा CH3 CHX CH3 CH3। अगर मैं इसकी नेमिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3, दैट इज 2 हेलो प्रोपेन। क्या हो जाएगा 2 हेलो प्रोपेन। तो देखो हम लोगों ने एल्कीन से क्या बना लिया, एल्काइल हैलाइड बना लिया। क्या बना लिया, एल्काइल हैलाइड बना लिया। एल्कीन से क्या बना लिया, एल्काइल हैलाइड बना लिया। इज दैट क्लियर? तो अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल लें मार्कोनी कर्व रूल पे, कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर हम लोग देखें, देखो आप, जैसे कि ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HBr से करा दें, जैसे कि दे रखा है ये आपकी बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HBr से करा दे रहे हैं, जैसे कि आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 का होल्ट वाइज, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करा देते हैं, और आपका यहाँ पर लगा हुआ है CH3, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HI से करा देंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझो। अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो H प्लस HCl में जो है Cl माइनस है और H क्या है, प्लस है। Cl माइनस है और H प्लस है, तो Cl माइनस इससे जुड़ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड में इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, H प्लस इससे जुड़ जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखोगे तो Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा और H प्लस आपका कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा और H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास 0 हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, 0। और मार्कोनी को अपने यही करना है कि हमको मिनिमम हाइड्रोजन चाहिए, अगर नहीं होगा तो और भी अच्छा, ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो और अच्छा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये लोग गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो इस बार Cl माइनस जो जाएगा वो इस कार्बन के पास जाएगा और H प्लस जाएगा इस कार्बन के पास। इसको भी आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। आप अगर इसे ओपन करते हो, जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो आप ध्यान दो, तो आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? तो इस बार जो I माइनस जाएगा, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो जो I माइनस जाएगा वो इससे जाके जुड़ेगा और H प्लस जो जुड़ेगा वो किससे जाके जुड़ेगा, इससे। हमें क्या करना है कि डबल बॉन्ड के पास मिनिमम हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं होगा तो और अच्छा, ठीक है। और जब ये सब ऐड हो जाएंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला बन जाएगा CH3 CHCl CH3, दूसरा वाला बन जाएगा CH3 CHBr CH3 CHBr CH2 CH2, 1 2 3 4 5 कार्बन है, दैट इज CH3। इस तरीके से इसमें देखोगे तो इसमें क्या होगा, बेंजीन से आपका Br जुड़ जाएगा और फिर यहाँ लग जाएगा CH3। इसको ध्यान दोगे तो बन जाएगा CH3 CH2, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो H आ जाएगा और इस कार्बन से आ जाएगा Cl
और 2 CH3 इस कार्बन से और लगे हुए। इसे अगर ध्यान दोगे तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डबल बॉन्ड हट जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड हटेगा और आई यहाँ लग जाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, गलती लोग क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड कई लोग नहीं हटाते, कई लोग पागलों के तरीके यहाँ पे आई जोड़ देते हैं। तो ध्यान देना आप लोग को, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ पेपर में पूछेंगे। इनकी IUPAC नेमिंग लिख लेंगे अगर हम लोग, उससे IUPAC की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले वाले का क्या नाम हो जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, दैट इज 2-ब्रोमोपेंटेन। क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमोपेंटेन। इसकी अगर ध्यान दें हम लोग तो 1 2। तो अब जब बेंजीन साइड चेन में जाएगी, याद रखना कि जब बेंजीन साइड चेन में जाएगी तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिनाइल। लेकिन Br पहले आएगा तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। मेन चेन में 2 ही कार्बन है तो इथेन। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, तो देखो 2-क्लोरो 2-मिथाइल, 2-क्लोरो 2-मिथाइल और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। इधर अगर हम लोग मार्क करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या नाम होगा, 1 आयोडो, आई पहले आता है, 1 ABCD भूल गए क्या, 1 मिथाइल 1 आयोडो 1 मिथाइल और साइकिल लगा हुआ है तो साइक्लो। साइक्लो और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन थे मार्कोनी का फ्लूइड पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्कोनी का फ्लूइड में जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि कैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटाइन है, और जब कार्बोकेटाइन के पास पॉसिबिलिटी होगी, कार्बोकेटाइन के पास पॉसिबिलिटी होगी कि वो खुद को रीअरेंज कर सकता है, खुद को रीअरेंज कर सकता है, तो वो खुद को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। खुद को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, खुद का बेहतर वर्जन बनाएगा। अगर वो पहले 1 डिग्री था तो 2 डिग्री में चला जाएगा, 2 डिग्री था तो 3 डिग्री में चला जाएगा। और वो कैसे होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।